हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा। ध्यान से सुनिएगा सर। फाइनली अपन सितंबर 25 की आरटीपी में पहुंच गए सर। एमटीपी आने में तो टाइम है, आरटीपी आ गई है सर। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि आरटीपी से एक दो दिन पहले ही मैंने कॉम्पैक्ट बुक रिलीज की थी, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज कर लिया 1 रुपए में। तो बहुत लोगों ने फायदा उठा लिया। अब बात यह है सर कि ये जो आरटीपी है, इस आरटीपी में आपको आज तो मैं बैठा के क्या करवाने वाला हूं, एमसीक्यू केस सिनेरियोस कराऊंगा। ठीक है, वो भी इनकम टैक्स वाला। नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव, उसके नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी का पार्ट कर लेंगे अपन। आरटीपी जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा और सिखाऊंगा। आप सुनो, ध्यान से सुनो, बैठ के आराम से सुनो, रिलैक्स होके सुनो, क्योंकि यही सब चीजें आपको एग्जाम में काम आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी से आरटीपी देखे। देखो, डिपेंड करता है अपॉन योर प्रिपरेशंस। कोई स्टूडेंट अगर चाहता है तो एक बार अभी आरटीपी देख सकता है, तो उसे ये समझ आ जाए कि किस टाइप के अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट कवर कर रही है। ठीक है, तो उसे एक अंदाजा होता है पढ़ने का कि हमें किन बातों पे ध्यान रखना है और फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से एक बार तो स्टूडेंट को देखना चाहिए सर आरटीपी, ताकि वो सेफ साइड पे रहता है। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। ठीक है, चलो। तो बातें तो वही सिंपल है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और मेरे साथ बैठ के सीखना कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे आंसर्स ढूंढते हैं, क्या समझते हैं और क्या करना है हमें। मैं आपको एकदम धीरे धीरे समझाता हूँ सर। केस सिनेरियोज में मैंने हमेशा से जन्मों से एक तरीका सिखाया है, और आज ही इनकम टैक्स के 25 केस सिनेरियोज टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए। सर तरीका एकदम वही है। कभी भी कोई भी केस सिनेरियो में पहले आके नीचे क्वेश्चन में पढ़ो हमसे चाहता क्या है। जब आप ये पढ़ लेते हो ना सर हमसे क्या चाहता है, तो हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है सर केस सिनेरियो को लेके। इसका फायदा ये होता है सर कि आंसर ढूंढने में जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। हमारा माइंड बहुत प्रिसाइज काम करता है कि हमें क्या चीज चाहिए, और वो केस सिनेरियो में वही चीज ढूंढता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें दी हुई होती है केस सिनेरियो में, कुछ बातें काम की होती है तो कुछ बकवास भी होती है। इसीलिए मैं तो प्रेफर ये करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट केस सिनेरियोज में पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है सर। ठीक है, चलो देखो। हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अर्न बाय मिस्टर मनीष फॉर अ लेट आउट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट एंड अंडर विच हेड। लो भाई, पहला क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि सर पहले तो ये बताइए, जो लेट आउट किया रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो किस हेड में टैक्सेबल है और कितनी, ये भी देखेंगे। चलो, सेकेंड वाला तो सिचुएशन बेस्ड है, क्योंकि देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी देयर आंसर टू एमसीक्यू 1 इफ द मनीष इज नॉट अ रियल स्टेट डेवलपर। अच्छा, मतलब अगर वो बिल्डर नहीं है तो बताइए सर, एंड हैड अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, सर एक अमेंडमेंट आई थी, पता है, एक अमेंडमेंट थी, बहुत हाइप किया गया था इस अमेंडमेंट को कि सर ये मे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। मैंने स्टूडेंट्स को मे अटेम्प्ट में बोला था, नहीं, ये अमेंडमेंट मे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सितंबर और जनवरी के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरी बात मानी, बहुत सारे स्टूडेंट ने वो अमेंडमेंट छोड़ा। नाइस, मे में तो छोड़ दिए, चलेगा। अब ये जो क्वेश्चन बना है ना सर, ये क्वेश्चन कवर कर दिया सर, उस अमेंडमेंट को कवर कर दिया। बहुत प्यारी अमेंडमेंट। मैं आपको सर, जो कॉम्पैक्ट बुक मैंने आपको प्रोवाइड की, उस कॉम्पैक्ट बुक में भी आपको मैं दिखाऊंगा वो अमेंडमेंट मैंने कवर किया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से तो डैम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द वेकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। वो तो ऊपर पढ़ के पता चलेगा। और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड बी एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स। LIP, यूलिप प्लान। ठीक है, याद आया? LIP, LIP और LIP, वो वाली कहानी आ गई है सर। तो देखते हैं सर, व्हाट वुड बी द इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मनीष फ्रॉम द फर्म जोको एंड एसोसिएट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अब देखते हैं, ऊपर पढ़ते हैं। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, कई सारे कंसेप्ट बताऊंगा, कई सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा। तो ध्यान देना, मिस्टर मनीष इज अ रियल स्टेट डेवलपर। भैया पहली बात नोट कर लो, ये आदमी बिल्डर है। ठीक, आगे देखते हैं। हिज मेन बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये आदमी बनाता है और बेचता है। ही डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम्ड आशियाना
heaven which has both residential and commercial unit. ठीक है, he obtained certificate of completion for the said project on 1st Feb 2023. भैया मैंने आपको IHP पढ़ाया और IHP में मैंने बोला था बिल्डर भाई तेरे पास 2 साल का समय है, तू प्रॉपर्टी बेच दे नहीं तो मैं उसको डीम लेट आउट मान लूंगा। बिल्डर बोला 2 साल कब से? मैंने बोला भाई जिस साल तूने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है। बोला भैया मैंने तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो लिया है वो 22-23 में लिया। मैंने बोला वेरी गुड, 22-23 में तूने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया, उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड मतलब 31 मार्च 2023 से लेके मैं तेरे को 2 साल का समय देता हूं, मतलब 31 मार्च 2025 तक का मैं तेरे को समय देता हूं। तू 2 साल में प्रॉपर्टी बेच दे, तू नहीं बेचा तो जितना नहीं बिका वो डीम लेट आउट माना जाएगा। तो एक क्वेश्चन था जहां मुझसे पूछा था कि सर वेकेंट जो प्रॉपर्टी रह गई है उसकी कहानी क्या होगी? एक क्वेश्चन था ना। यही फायदा है, मैं आपको यही सिखा रहा हूं भाई, यही फायदा है कि अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है भैया कि मैं जब केस सिनेरियो पढ़ रहा हूं तो वो कौन से क्वेश्चन से कनेक्ट कर रहे हैं देखो। तो ये आपसे पूछ रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या होगा? मैं बोला कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैया इसका तो 24-25 में ही 2 साल खत्म हो रहा है। अगला साल होगा तब ये डीम लेट आउट मान लिया जाएगा अगर कुछ बच गया होगा तो सर 24-25 में तो नो टैक्स ट्रीटमेंट, कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है सर, क्योंकि 2 साल खत्म ही नहीं हुआ है आपका। आई बात समझ? ये पहले पढ़ने का फायदा है क्वेश्चन मेरे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो देखो क्या बोल रहे भाई। He sold majority of the units. Thank you. However, 15 residential unit and 10 commercial units were not sold and held as a stock in trade. इन्हीं की बात कर रहा था सर, इन्हीं के बारे में पूछ रहा था क्या ट्रीटमेंट करोगे भाई, बता दिया हमने। To earn some income from such unit, he let out 10 residential unit and 5 commercial unit from 1st May. भैया 1 मई से लेट आउट किए, तो जब अपन रेंटल इनकम निकालेंगे ना तो ये बात का ध्यान रखना 11 मंथ्स का निकालना, 12 मंथ्स का मत निकाल देना। ठीक है, at 15,000 per month and 20,000 per month each respectively. Expected rent भी दिया हुआ है भैया of each residential unit is 14,000 and 22,000 for each commercial unit. ये रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए। तो देखो भाई इसने रेसिडेंशियल 15,000 में दिया है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है 14,000। बचपन में सीखे थे, अब तो मैं इसको आईएचपी का बचपन ही बोलता हूं सर। एक्सपेक्टेड रेंट रेसिडेंशियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, रेसिडेंशियल यूनिट का एक्सपेक्टेड है 14,000, ARR है 15,000। ठीक है, और कमर्शियल का है सर एक्चुअल 20,000 और एक्सपेक्टेड 22,000। कहानी समझ आ रही है सर? अब इसके बाद ये बोल रहा है सर, इसके बाद तो कहानी अलग हो गई फॉर्म वाली, वो बाद में देख लेंगे। अब मैं आपको यहां पर इसलिए रोक रहा हूं सर, ये बोल रहे ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, पर आप समझो ना सर, हमारा पहला क्वेश्चन तो यही था, हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अर्न बाय मिस्टर मनीष फॉर द लेट आउट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट अंडर विच हेड? भैया जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट इसने लेट आउट किया है वो कौन से हेड में जाएगा? तो एकदम सिंपल, अब ये क्वेश्चन और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी है। दूसरे वाले केस में ये बिल्डर नहीं है और पहले वाले केस में ये बिल्डर है, ये बात समझना होगा आपको। दूसरे वाले केस में ये बिल्डर नहीं है, पहले वाले केस में ये बिल्डर है, और बिल्डर ने सर कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों को किराए पे दिया, और अगर बिल्डर ने दोनों को किराए पे दिया तो दोनों से जो इनकम होने वाली है कहां जाएगी? यही तो बात है। अब सरकार बोली सुनो भाई, यही तो हम आपका अमेंडमेंट में कवर करना चाहते थे और यही हम आपको सिखाना चाहते थे कि भैया जब ये बिल्डर है और ये रेसिडेंशियल यूनिट, ठीक है, रेसिडेंशियल यूनिट या कमर्शियल यूनिट दोनों किराए पे देता है तो उससे जो रेंटल इनकम होगी वो जाएगी आईएचपी में। आ रही है बात समझ? समझ आई बात? और जब ये बिल्डर नहीं है, जब ये बिल्डर नहीं है, रियल स्टेट डेवलपर नहीं है, तो ये आम आदमी है, और आम आदमी
ठीक है, बिल्डर नहीं है ये, आम आदमी है। और जब आम आदमी है मनीष, तो सरकार ने बोला इस बार दो अलग अलग कहानी हो गई भैया। इस बार कहानी ये हुई कि रेसिडेंशियल यूनिट से जो रेंट आएगा वो जाएगा तुम्हारा आईएचपी में, पर जो कमर्शियल यूनिट से रेंट आएगा वो जाएगा पीजीबीपी में। यही तो अमेंडमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो सर, ग्रीन कलर का लिखा हुआ, एनी इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ रेसिडेंशियल यूनिट और पार्ट ऑफ द हाउस बाय द ओनर shall not be chargeable under the head PGBP and shall be chargeable under the head IHP। रेसिडेंशियल यूनिट किराए पे दिया, रेसिडेंशियल यूनिट बाय द ओनर, अगर रेसिडेंशियल यूनिट किराए पे दे रहा हूं तो पीजीपी में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? आईएचपी में। और कमर्शियल यूनिट जो किराए पे दे रहा हूं वो कहां जाएगा? पीजीपी में। बात समझ आई? यही तो अमेंडमेंट था सर, यही अमेंडमेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। तो बात ये हो गई भाई, अब अपन एक काम करते हैं, इनकम भी निकाल लेते हैं सर। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, समझ आया होगा, दिमाग में बैठा होगा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। सर बिल्डर के पास घर था, बिल्डर को हमने 2 साल का समय दिया था, तो भैया 2 साल में लेट आउट कर ले, नहीं तो हम उसे डीम लेट आउट मानेंगे। और डीम लेट आउट माने तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? सरकार बोली तुम बैठो भैया, तुम चाहे रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, तू कहाँ आएगा? आईएचपी में आएगा। फिर एक आदमी बोला भैया अगर मैं बिल्डर नहीं होता तो कोई आंसर में फर्क पड़ता है? बोले बिल्कुल, तुम अगर बिल्डर नहीं हो, तुम अगर बिल्डर नहीं हो तो सरकार बोली बहुत फर्क पड़ जाएगा। उस केस में अगर तुमने घर किराए पे दिया है, रेसिडेंशियल यूनिट किराए पे दिया है, तो तुम जाओगे सर आईएचपी में। और अगर तुमने कमर्शियल यूनिट किराए पे दिया है तो तुम जाओगे पीजीबीपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एक स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे से डेफिनेटली दिमाग में बैठाना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छे से रख लेना, नोट डाउन करके अच्छे से रख लेना। समझ आई मेरी बात? एक काम करते हैं, इसका नोट्स बना लेते हैं। इन केस अगर किसी को दिक्कत आ रही हो, डाउट आ रहा हो, तो एकदम सिंपल, मैं कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी को, कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है, मैं उससे सिंपल एक ही चीज बोलूंगा, भैया क्या आपका बिजनेस है कि नहीं है? सरकार बोली देखो अगर ये पर्सन है, इसका लेटिंग आउट बिजनेस नहीं है, अगर किराए पे देना प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं है, तो सर चाहे रेसिडेंशियल यूनिट हो या फिर कमर्शियल यूनिट हो, दोनों को अगर ये लेट आउट कर रहा है तो कहां फंसेगा ये? आईएचपी में, क्योंकि इसका बिजनेस नहीं है। और सरकार ने बोला भैया मान लो अगर कोई आदमी जिसका लेटिंग आउट, यही तो याद रखना, यही अमेंडमेंट है, लेटिंग आउट बिजनेस है, बिजनेस है, तो सरकार बोलती फिर आप ये बताओ सर वो किस चीज को लेट आउट कर रहा है? अगर रेसिडेंशियल यूनिट को लेट आउट कर रहा है तो आप उसको आईएचपी में ले जाना, और अगर कमर्शियल यूनिट को लेट आउट कर रहा है तो सर यही इंपॉर्टेंट है, पीजीबीपी में लेके जाना। ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था तब तक सर किसी पर्सन का लेटिंग आउट का बिजनेस भी होता था तो भी वो रेसिडेंशियल में चल जाता था सर, ठीक है, और सॉरी कमर्शियल यूनिट वो पीजीपी में चल जाता था। अब इंस्टीट्यूट मतलब सरकार ने दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को सिंपल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अगर किसी पर्सन जिसका बिजनेस है किराए पे देने का, तो सरकार अब उससे एक ही चीज पूछेगी, भैया जो तू किराए पे देने का तेरा बिजनेस है उसमें तू किराए पे क्या दे रहा है? रेसिडेंशियल यूनिट दे रहा है, तू आईएचपी में चल जा, और अगर तू कमर्शियल यूनिट किराए पे दे रहा है तो पीजीपी में चल जा। मतलब रेसिडेंशियल यूनिट देने वाले, किराए पे देने वाले को सरकार बेनिफिट देना चाहती है। यहाँ 30% मिलता है ना सर, याद है ना 30%, बिना कुछ पूछे 30% क्लेम कर सकते हैं। और पीजीपी में अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चा क्लेम करते हो तो आपको बताना पड़ता है सर कि कौन सा खर्चा आप किस सेंस में कैसे क्लेम कर रहे हो सर। तो सरकार ने ये बोला कि घर कोई किराए पे दे रहा है फाइन चलेगा, पर अगर कमर्शियल यूनिट है तो आ जाओ भाई पीजीपी में, हम आपसे पीजीपी में पूरी डिटेल्स लेके बात करेंगे। समझ आया? ये क्लियर हुआ? ये नोट्स आप ध्यान रख सकते हो सर कि कोई भी पर्सन जब प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सर क्या उस बंदे का लेटिंग आउट बिजनेस है कि लेटिंग आउट बिजनेस नहीं है। अगर लेटिंग आउट बिजनेस नहीं है तब तो कोई लड़ाई नहीं है सर, चाहे वो रेसिडेंशियल यूनिट दे कमर्शियल यूनिट दे, वो आईएचपी में ही बैठेगा। पर अगर उसका लेटिंग आउट बिजनेस है तो फिर ये चेक करो वो किस चीज को किराए पे दे रहा है। रेसिडेंशियल यूनिट को किराए पे दे रहा है तो आईएचपी में ले जाना, और कमर्शियल यूनिट को किराए पे दे रहा है तो पीजीपी में लेके जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, मई वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं था, सितंबर वालों के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल थी। मैंने अपने स्टूडेंट को क्लासेस में रेगुलर भी बताया था, बट मेरे को लगता है ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि अब तो आरटीपी में भी इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो तो फाइनली सर पहला वाला केस जहां पर वो बिल्डर था, उसका लेटिंग का बिजनेस नहीं था, लेटिंग का बिजनेस नहीं था, तो सर चाहे रेसिडेंशियल यूनिट हो चाहे कमर्शियल यूनिट हो, दोनों के केस में ये कहा जाएगी इनकम आईएचपी में। तो पहला तो ये क्लियर है कि इनकम कहां जाने वाली है, आईएचपी में, ये क्रिस्टल क्लियर है। बाकी इनकम हम निकाल लेते हैं सर, चलो इनकम निकाल लेते हैं। तो इनकम ये है सर 10 रेसिडेंशियल यूनिट 5 कमर्शियल यूनिट। ठीक है, अच्छा ये तो याद है ना सर बचपन में दोनों में विच एवर इज हायर लोअर खेलना, तो दोनों में विच एवर इज हायर, हायर हमारा जीएवी आ जाता था सर, दोनों में विच एवर इज हायर, यहाँ 15,000 यहाँ हो जाएगा 22,000 इंटू 11 मंथ्स, इंटू 11 मंथ्स, तो ये कितना आ जाएगा 15,000 इंटू 11 1,65,000। कितने यूनिट्स थे सर, रेसिडेंशियल 10 है तो इंटू 10 भी कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 16,50,000। ठीक, इंटू 10 माइनस 30%, ये आ रहा है सर 30% माइनस करने के बाद 11,55,000। आई बात समझ। एंड कमर्शियल यूनिट 22,000 इंटू 11 2,42,000 इंटू 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स है सर इनमें 5, ये आ रहा है सर 12,10,000, इसमें माइनस कर लो 30%, माइनस करो 30%, ये आ रहा है सर 8,47,000। समझ आई बात। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको नोट्स बनाए वो शायद मेरे हिसाब से बहुत काम आए सर। क्लियर हुआ ये सबको। दूसरा वाला केस ये था सर जहां पर वो सर रियल एस्टेट एजेंट नहीं है एंड हैज अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी, और उसका किराए पे देने का बिजनेस है। अगर किराए पे देने का बिजनेस है तो सर जो रेसिडेंशियल यूनिट किराए पे दिया है, रेसिडेंशियल यूनिट जो किराए पे दिया है उससे जो इनकम होगी, रेसिडेंशियल यूनिट कहाँ गया भैया, इनकम निकाला था मैंने, ये रही रेसिडेंशियल यूनिट की इनकम, ये रेसिडेंशियल यूनिट की इनकम जाएगी आईएचपी में। ठीक है, और सर अब जब पीजीईपी में जाएगी, मेरी बात ध्यान दीजिएगा सर, पीजीईपी में जाएगी तो ये 30% आप माइनस नहीं कर सकते। पीजीईपी में जाएगी तो आप 30% कैसे माइनस करेंगे, पहली चीज ये। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, भैया एक बात बताओ मेरे को, पीजीईपी में मैंने आपको कब सिखाया ये हायर लोअर खेलना, पीजीईपी में तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सिखाया हायर लोअर खेलना, ये सब हम आईएचपी में खेलते हैं। तो सर पीजीईपी में क्या होता है सर, 20,000 इंटू 11 इंटू 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलती कर जाओगे आप लोग, कर जाओगे, लिख के ले लो मेरे से एग्जाम में। 20,000 इंटू 11 इंटू 5, ये कितना आ रहा है सर, 11 लाख आ रहा है सर, ये मेरी पीजीईपी की इनकम होगी। समझ आ रही है बात, मैं आपको बता रहा हूँ कमर्शियल यूनिट अच्छे खासे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाएंगे, अच्छे खासे स्टूडेंट बहुत गलती कर जाएंगे, बहुत लोग इस पे गलती कर जाएंगे सर। ठीक है, तो सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये ठीक है बट ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये भी छोड़ दो, ये सही है, ये भी सही, ये रहा सर ऑप्शन। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन, बिलीव मी मेरे को तो मजा आया सर, मेरे को तो मजा आया। अब एलआईसी वाली कहानी थी तो केस सिनेरियो आगे भी तो पढ़ लेते हैं, अभी तो पढ़े बचा हुआ है ना केस सिनेरियो। देखो, मिस्टर मनीष is also engaged with the firm Zoco and Associate as a slipping partner. The firm has 3 partner. ए भैया, ये आदमी है स्लिपिंग पार्टनर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। एन एस 3 पार्टनर, हीज कैपिटल इन द फर्म इज 10 लाख। भैया कैपिटल में तो इंटरेस्ट मिल जाएगा इस आदमी को, कैपिटल पे तो इंटरेस्ट दे दो इसको कम से कम, और कैपिटल पे इंटरेस्ट हम मैक्सिमम कितना देंगे सर, 12%। ठीक, ईच पार्टनर हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 15%, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, 12 से ज्यादा आप दे नहीं सकते सर। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ 30,000 पर मंथ। अभी भी मैं आपको एक मस्त वाली बात बता रहा हूं, कितना खेल रहे हैं आपके साथ, स्लिपिंग पार्टनर है, कहां से रेम्यूनरेशन की बात मेरे को ये बताओ, बात ही खत्म हो गई, हम रेम्यूनरेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं। और हमसे नीचे एक एमसीक्यू पूछा था कि भैया इसको जोको एंड एसोसिएट से कितनी इनकम होगी, यही तो हमसे पूछा था कि जोको एंड एसोसिएट से कितनी इनकम होगी। तो भैया रेम्यूनरेशन तो हमारी इनकम ही नहीं होगी क्योंकि फर्म को ये अलाउ नहीं होगा, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं दिया जा सकता। तो सर हमें क्या इनकम अलाउ हो जाएगी, जो फर्म को अलाउ हो जाएगी, और फर्म को क्या अलाउ हुआ, इंटरेस्ट अलाउ हुआ, कितने में, 10 लाख का 12%, दैट इज 1,20,000 फर्म को अलाउ हुआ।
तो फर्म को जो अलाउ हुआ, क्या वही मेरी भी इनकम हो गई? हाँ सर, वही तो मेरी भी इनकम हो गई। समझ आई बात? इसीलिए बोलते हैं पहले से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत फायदा मिलेगा। जानबूझ के मजे लेने के लिए बुक प्रॉफिट दिया, मैं क्या करूं बुक प्रॉफिट का? मेरे लिए कोई काम का नहीं है। देखो, ये टेकन 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द डिटेल ऑफ विच आर हियर अंडर। ठीक है भाई, डेट ऑफ इशुएंस दिया हुआ, आहा, बहुत काम की चीज है सर, क्योंकि सर एलआईपी का जो कंसेप्ट आया था ना सर, वो 1/4/2023 से आया था। उससे पहले की पॉलिसी में हम सिर्फ 10% चेक करते थे 1010D की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। बट सर 1/4/2023 और उसके आगे की पॉलिसी में हम 10% प्लस 5 लाख का प्रीमियम चेक करते हैं, और इस प्रीमियम में हम जीएसटी नहीं लेते, और अगर डेथ में मिल जाए तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। डेथ में क्या सोच रहे हो, अभी ये आदमी जिंदा है, ये डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये वाली पॉलिसी तो ऑलरेडी देख लो, पहले सम एश्योर्ड तो देखो सर, कहाँ आ गया भैया? एनुअल प्रीमियम 4 लाख का है, सम एश्योर्ड 335 लाख है भाई, 35 लाख है, और 35 लाख का 10% कितना होता है सर? 3,50,000। इसको कितना मिला? 4, इसने प्रीमियम कितना पे किया? 4 लाख। तो क्या ये 1010D में एग्जेम्प्ट है? नहीं सर, 1010D में ये एग्जेम्प्ट नहीं है सर, ये टैक्सेबल हो गई सर, क्योंकि 10% से ज्यादा प्रीमियम दे रहा है। तो मैच्योरिटी में जो 40 लाख मिले ना, आओ बैठो, टैक्सेबल है। अब अगला देखते हैं। अब यहां पर एलआईपी और ये दोनों हो गई, ध्यान दो सर, ध्यान दो, बहुत मस्त है सर, बहुत मस्त है, एकदम मस्त है, ध्यान दो सर। ट्रिपल ई एलआईपी और एलआईपी का कंसेप्ट है सर, याद आई कहानी? ये पॉलिसी पहले इशू हुई, ट्रिपल ई एलआईपी, ये पॉलिसी 24-25 की, तो एलआईपी से हमने बोला था सर पॉलिसी से हमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक चीज चेक कर लेना, 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, प्लस 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीमियम मिला के। तो देखो भाई, सम एश्योर्ड कितना है सर? 14 लाख। 14 लाख का 10% कितना होता है? 1,40,000। सर ये तो 10% से एक्सीड कर गया, तो बी वाला छोड़ दो, एग्जाम नहीं होगा सर, 10% से ज्यादा एक्सीड कर गया है, गई कहानी। ये 20 लाख जो मैच्योरिटी में मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। अब सी वाले में देखो भाई, 22 लाख है, 22 लाख का 10% कितना होगा? 2,20,000। अब इसका कितना है प्रीमियम? 2 लाख रुपीज, ये बच गया भाई, ये बच गया। अब डी वाला देखो सर, 31 लाख, 31 लाख का 10% कितना होगा? 3,10,000। इसने कितना प्रीमियम दिया? 3 लाख रुपीज, बच गया, और दोनों मिला के भी तो 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ, तो ए और बी तो एग्जाम नहीं है। सी और डी जो पॉलिसी है उसमें जो मैच्योरिटी में लमसम मिलेगा, दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। आई बात समझ? तो हमसे तो क्वेश्चन में यही पूछा था ना, एमसीक्यू था नीचे, कि भाई कौन कौन सी पॉलिसी एग्जाम्प्ट है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड? भाई सी और डी है, बाकी तो कोई एग्जाम नहीं है। आई होप समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एमसीक्यू समझाया आपको। ये जो चार्ट बनवा दिया, मेरे हिसाब से इस चार्ट को बनाए रखिएगा, अपने पास रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत काम की चीज है सर, ठीक है। एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चल, थैंक यू।